डियर स्टूडेंट्स, फोर्थ सेम थर्ड लेसन फिफ्थ वीडियो में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम उदारवादियों का योगदान देखेंगे। उनकी कमियां तो हम पढ़ के आए हैं, लेकिन उन्होंने बहुत बड़ा योगदान जो है राष्ट्रीय आंदोलन में दिया। तो सबसे पहला जो बिंदु है वो है 1892 का अधिनियम। उदारवादियों द्वारा जो राष्ट्रवाद का प्रचार किया गया, उससे ऐसी परिस्थितियां बनी कि अंग्रेज जो है वो मजबूर हो गए, और मजबूर होकर ही उन्होंने ये एक्ट जो है पास किया। ये तात्कालिक सफलता जो है हम इसको कह सकते हैं, उस समय की तात्कालिक उस समय की जो है सफलता बताई जा सकती है। हम पढ़कर आ चुके हैं 2 से 3 बार की परिषदों की, विधान परिषदों की, केंद्रीय परिषद जो भी थी, उनके सदस्यों की जो है संख्या बढ़ाई गई। और सदस्यों की संख्या में भी किन की संख्या? भारतीयों की, भारतीय सदस्य जो है वो बढ़ाए गए। यद्यपि इससे संतुष्ट नहीं थे उदारवादी, क्योंकि इसमें एक आधी मांग ही मांगनी गई थी, लेकिन फिर भी ये संवैधानिक दिशा में, संवैधानिक सुधारों की दिशा में एक बड़ा जो है कदम था। दूसरा जो बिंदु है वह राष्ट्रीय एकता को बढ़ावा देना। इन लोगों ने लगातार राष्ट्रीय भावनाओं के विकास के लिए काम किया। अंग्रेज उस समय कह रहे थे भारत एक नहीं है, भारत एक राष्ट्र नहीं है, परंतु उदारवादी कह रहे थे कि ये राष्ट्र बन रहा है, जबकि वास्तव में तो ये राष्ट्र था ही। ये कांग्रेस का एक उद्देश्य यह रखा कि वह सारे, उद्देश्य था कांग्रेस का कि सारे देशवासियों में जाति, भाषा, प्रांत, धर्म, इन सब भेदभाव को समाप्त कर राष्ट्रीय एकता का पोषण करेगी। ये मुख्य लक्ष्य था और उसको बढ़ावा भी देगी। और इस उद्देश्य को उन्होंने सदा ध्यान में भी रखा। ध्यान में रखने के कारण से ही वो इस काम में सफल हो पाए, बढ़ावा देने में। व्योमेश चंद्र बनर्जी से, जो कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष से, जब पूछा गया कि कांग्रेस से क्या परिणाम चाहते, तो उन्होंने उत्तर दिया, राष्ट्रीय भावना का विकास और भारतीयों की एकता ये एक बड़ा काम है। तो राष्ट्र के रूप में खड़ा करना एक लंबी ऐतिहासिक प्रक्रिया, जिसमें उदारवादियों ने अहम भूमिका अदा की। राष्ट्रवादियों ने इस राष्ट्र को वो जो है एक राष्ट्र के रूप में, इस समाज को एक राष्ट्र के रूप में खड़ा करने में उन्होंने शिशु कांग्रेस को पाला। शिशु कांग्रेस मतलब जो प्रारंभिक कांग्रेस थी उसको पाला, उसका पालन किया, नहीं तो उसको अंग्रेज कुचल देते। सभी भागों में इसके अधिवेशन आयोजित किए, ऐसा नहीं था किसी एक ही प्रांत में करते रहे हों। लोगों की संस्था बनाने का उन्होंने भरपूर प्रयास किया। भाषण, लेख, साधन क्या थे उनके पास? अखबारों में भाषण छपवाना, लेख छपवाना, भाषण वैसे भी देना, गोष्ठियां करना, प्रस्ताव पारित करना, ये सब उनके साधन थे। इस सारे से उन्होंने ये प्रयास किया। विपिन चंद्र क्या कहते हैं, ये एक आज अपने को जरूरी होता लिखना, कोट, उन्होंने भारतीयों को इस दृष्टि से जागरूक किया कि उनके राजनीतिक सांस्कृतिक हित एक हैं और सबका जो शत्रु है वो भी एक है, और वो है साम्राज्यवाद में की जो जड़ है वो है ब्रिटेन। तो ये अगला बिंदु है राजनीतिक शिक्षा देना। तो राजनीतिक शिक्षा देने का भी जो है इन्होंने एक बड़ा काम किया। समाज में राजनीतिक शिक्षा का काफ़ी अभाव था। तो क्योंकि ये जो काल था, इन्होंने आधुनिक राजनीति की जो है शुरुआत की, इनके समय में आधुनिक राजनीति की शुरुआत हुई। कांग्रेस तथा अन्य जो जितनी भी संस्थाएं थी वो लोकतांत्रिक, और काफ़ी संगठन स्थापित हुए थे, लोकतांत्रिक तरीके से काम करते थे। बैठकें होती थी, बहुमत से फैसले लिए जाते थे। तो इससे एक शक्तिशाली जनमत उन्होंने उभारा इन संस्थाओं के प्रति,
समाज के प्रति, राजनीति के प्रति। समस्या को उजागर नहीं किया, केवल उपाय भी बताए, समाधान भी सुझाए कि भी ऐसे हम काम कर सकते हैं। उन्होंने ये जो बड़ा काम था वो था ये व्यक्तिगत स्वतंत्रता। ये हम पढ़ आए हैं, बहुत सारी चीज़ें रिपीट कर रहे हैं एज ए क्वेश्चन के रूप में दोबारा से। प्रतिनिधि संस्था की स्थापना, आर्थिक सुधार भी हमने पढ़े थे, स्वशासन की मांग 1906 में। तो ये सब बिंदु इन्होंने उठाए, इसमें इस दिशा में उनका जो काम है वो स्मरणीय है, याद रखने योग्य है। कुल मिलाकर उन्होंने इन संगठनों के माध्यम से या कांग्रेस के माध्यम से एक राजनीतिक मंच देश को दिया। देश के लिए एक सामान्य जो है राजनीतिक कार्यक्रम भी इन्होंने बनाया, जिसका पहले तक लगातार अभाव था। देश के नेताओं में एक घनिष्ठ संबंध स्थापित करके, आपस में जो नेता थे वो भी अलग अलग रहते थे, तो उनमें भी घनिष्ठ संबंध स्थापित करके एक अखिल भारतीय नेतृत्व इन्होंने दिया उदारवादियों ने। तो ये तीसरा बिंदु था। चौथा बिंदु है आपका आंदोलन का वैचारिक ढांचा तैयार करना। जो ये राष्ट्रीय आंदोलन चला तो इसका वैचारिक ढांचा जरूरी था। तो अंग्रेजों ने लोगों के मन में बैठा दिया था कि हम तो आपकी भलाई के लिए आए हैं। तो इस चीज़ को उतारना, इस चीज़ का जो उजागर करना जरूरी था कि इस विचार को तोड़ना जरूरी था, क्योंकि ऐसा वास्तव में था भी नहीं। तो उन्होंने व्याख्या की कि अंग्रेज कोई भलाई के लिए नहीं आए, इनका तो उद्देश्य केवल इंग्लैंड और स्वयं जो भी लोग हैं इनका अपना निजी स्वार्थ है, आर्थिक हितों की पूर्ति है, और इसीलिए इन्होंने भारत को उपनिवेश बनाया है। और हमारी अर्थव्यवस्था तो इंग्लैंड की अर्थव्यवस्था की सहायक बन गई है। तो अंग्रेज भारत से धन लूट रहे हैं, हम पढ़ आए हैं पहले भी, और हमें लगातार गरीब बनाते जा रहे हैं। तो आर्थिक समस्याओं को, सब वर्गों का जो है शोषण हो रही है इससे, तो आर्थिक समस्याओं को राजनीतिक स्वाधीनता से जोड़ा। इस प्रकार उन्होंने जो अंग्रेजी कहते थे कि हमारा शासन यहाँ जरूरी है, उसकी वैधता को और नैतिक आधार जो था उनका कि भाई हम श्रेष्ठ हैं, इन दोनों को, भलाई वाला विचार, इन दोनों का जो है उन्होंने काट दिया, इनकी काट टोली कि भाई ये गलत है, ऐसा कुछ भी ये लाभ हमें देने वाले नहीं हैं। साम्राज्यवादी शोषण ये आगे चलकर जो है आंदोलनों का आधार बना कि ये साम्राज्यवादी शोषण अब हम नहीं सहेंगे। स्वतंत्रता संग्राम के आधार पर इस तरह से जन सामान्य ने इसे समझकर आगे बढ़ाया और ब्रिटिश जड़ों को काट डाला। अमलेश त्रिपाठी क्या कहते हैं इस संबंध में, जिसे वे देवी देन समझते थे। कौन समझते थे? भारत के लोग, ये अंग्रेजों का राज है वो देवी देन है, उसे अब वे उसके प्रति वे निष्ठाहीनता के स्रोत थे। तो ये हमने चौथा बिंदु कर लिया है। इसके बाद हम करेंगे इंग्लैंड में जनमत तैयार करना। केवल भारत में ही काम नहीं किया गया, इंग्लैंड में भी काम किया गया, कई और भी देशों में काम हुआ, लेकिन हम इसमें विशेष रूप से इंग्लैंड के बारे में पढ़ेंगे। सबसे जो बड़ा योगदान था वो दादा भाई का था। हम चौथी बार इस बात को पढ़ रहे हैं, रिपीट हो रहा है। अगर आपको अब भी याद नहीं होता तो इसका मतलब है कि आप बिल्कुल भी काम नहीं कर रहे हैं। और गोखले जी ने दिया, दादा भाई ने तो सारा जीवन इस काम के लिए लगा दिया। आपको ध्यान होगा इन्होंने इंग्लैंड में ईस्ट इंडिया एसोसिएशन की स्थापना की थी लंदन में। तो और यही पहले भारतीय थे जो संसद के, इंग्लैंड की संसद के सदस्य भी चुने गए थे। ये भी मैंने आपको बताया था, प्रथम भारतीय थे, पहले भारतीय थे। तो उन्होंने इंग्लैंड में ब्रिटिश इंडिया एसोसिएशन पार्लियामेंट्री कमेटी की स्थापना की, समाचार पत्र भी चलाए, उन समाचार पत्रों के माध्यम से भी इंग्लैंड की जनता को अवगत कराया। भारत से संबंधित प्रश्नों को उन्होंने इंग्लैंड की जो संसद थी उसमें उठाने का प्रयास भी किया। एक बड़ा कदम था। यद्यपि इन कार्यों से कितना लाभ हुआ नहीं हुआ इसका जिक्र स्थान पर नहीं है, तथापि फिर भी जो है जनमानस इस सारे काम से जरूर प्रभावित होना था और इसका इम्पैक्ट भी धीरे धीरे भारत के भविष्य पर पड़ना था। तो
इंग्लैंड की सरकार भी उनको समस्याओं का, वे भारत में अंग्रेजी प्रशासन ही नहीं वरन इंग्लैंड की सरकार भी जो है उनकी समस्याओं को सुलझाना नहीं चाहती थी। लोग इस बात से परिचित हुए। कंपनी नहीं या जो ब्रिटिश सरकार यहाँ की जो काम कर रहे हैं यहाँ के लोग नहीं, इंग्लैंड की सरकार भी समस्याओं को सुलझाना नहीं चाहती। ये इससे जनमानस अवगत हुआ। तो ये 5 बिंदु थे उदारवादियों के योगदान के, लेकिन हमने कुछ कमियां पड़ी थी या ये योगदान थोड़ा अधूरा था या दुर्बलताएं जो उदारवादियों की थी उसके कारण से कांग्रेस के भीतर भी और बाहर भी जो है कुछ और भी अन्य कारण थे जिसके कारण से उग्र राष्ट्रवादी एक नया खेमा जो है आया, उनको बोलते थे उग्र राष्ट्रवादी, इंग्लिश में बोलते थे एक्सट्रीमिस्ट। एक्सट्रीम पर जो चला जाए, एक्सट्रीम मतलब बसंत हो गया अब तो इसका, तो इस पे जो चला जाए वो एक्सट्रीमिस्ट, ठीक है। तो उसमें कर्जन की नीतियाँ, उदारवादियों की जो कमजोरियाँ या कमी, ये सब कारण तो थे ही। और क्या कारण थे? इसके साथ ही कुछ नेता उभरे। उन नेताओं में कौन थे? लाल बाल पाल भी आपने सुना होगा। तो बाल कौन थे? महाराष्ट्र में बाल गंगाधर तिलक। और पाल कौन थे? ये जगह का नाम भी आप याद कर लें, ये महाराष्ट्र में थे। पाल जो थे वो बंगाल में थे, विपिन चंद्र पाल। और लाल कौन थे? आपके लाला लाजपत राय। और आप कहाँ से संबंध रखते थे? पंजाब से। तो युवा वर्ग इनसे काफ़ी जुड़ा, प्रभावित था। और उनका कहना था कि ये जो दुर्दशा भारत की हुई है, इससे निपटने के लिए, इसको सुधारने के लिए स्वयं प्रयत्न करने पड़ेंगे, कष्ट सहने पड़ेंगे। और उनका ये भी मानना था जो ये उदारवादी भिक्षावृत्ति भीख मांगते हैं, इस नीति को भी त्यागना पड़ेगा। अंग्रेजों की कृपा को छोड़ना पड़ेगा, त्यागना पड़ेगा। विपिन चंद्र जो थे वो कहते थे कि स्वावलंबन जरूरी है। स्वावलंबन मतलब अपने ऊपर लंबन, अपना सहारा, अपना काम करना। कहा करते थे, क्या कहते थे याद कर लेना, कि कोई किसी को स्वराज नहीं दे सकता, ये तो मतलब छीनना पड़ेगा, कुछ ना कुछ खुद मेहनत करनी पड़ेगी और इसके लिए पात्र बनना पड़ेगा, ठीक है। इसके लिए पात्र बनना पड़ेगा जब अगर आपको स्वराज चाहिए तो। और लाला लाजपत राय क्या कहते थे कि आज़ादी जो है वो बिना बलिदान के प्राप्त नहीं हो सकती, नहीं की जा सकती, और आज़ादी मिलती नहीं, ली जाती है। ये लाला जी ने कहा, ये याद रखना आप, ली जाती है, ये मिलती नहीं है। तो उदारवाद के उदय के कारण एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, उदारवाद नहीं, ये उग्र राष्ट्रवाद की बात कर रहे हैं। उदारवाद तो हम पढ़ा है। उग्र राष्ट्रवाद के उदय के कारण क्या कारण थे कि उग्र राष्ट्रवाद पनपा? इस वीडियो में हम केवल 3 बिंदु देखेंगे। बिंदु तो काफ़ी सारे हैं। तो 3 बिंदु कौन कौन से हैं? उदारवादियों की असफलताएं, 1892 के अधिनियम के प्रति असंतोष, और आपका फिर है अंग्रेजी राज की प्रकृति की सही पहचान। 3 बिंदु ही हम इसमें करने वाले हैं। तो असफलताएं तो हम पढ़ के आए हैं, जो कमजोरियां थी हमने जो पढ़ा था पिछली उसमें वीडियो में, तो कमजोरियां ही असफलता थी। देखो 1885 में कांग्रेस का जन्म होता है, 20 साल बीत जाते हैं जब ये उग्र राष्ट्रवादी उभर कर आते हैं विशेष रूप से। तो सफलता कोई मिल नहीं पाती।
बड़ी सफलता या ठोस परिणाम कोई इसका नहीं निकलता, सिवाय एक 1892 का एक्ट जरूर आता है। तो प्रतिवर्ष कांग्रेस के अधिवेशन देश के भिन्न भागों में होते रहे थे। अधिवेशन होते, उनमें बार बार प्रस्ताव किए जाते, फिर वही मांग पत्र भेजे जाते, शिष्टमंडल करते, सब काम होते, समन पत्र भेजते, शिष्टमंडल जाते, ये सारी बातें हम पढ़ चुके हैं। और बहुत सारे नेता जो थे, आरसी दत्त, गोपाल कृष्ण गोखले और विद्वानों ने परिषद के भीतर और जो परिषद थी उसके भीतर और बाहर जो सुधारों की आर्थिक दशा का जो है जिक्र किया, परंतु अंग्रेज सरकार को कोई परवाह नहीं थी। कांग्रेस की असफलताओं से तंग आकर एक युवा वर्ग उभरता है जो कहता था कि ये भिक्षावृत्ति गिड़गिड़ाने का कोई लाभ नहीं है, और वो इन सब चीज़ों के आलोचक धीरे धीरे कट्टर आलोचक बनते गए। अब यह वर्ग कांग्रेस की कार्यविधि की भी आलोचना करने लगा। 1897 में कांग्रेस के अमरावती अधिवेशन में, कहाँ पर हुआ? अमरावती में। युवा अश्विनी दत्त ने, बंगाल से संबंध रखते थे, उन्होंने कहा, अश्विनी दत्त ने क्या कहा कि इन अधिवेशनों से कुछ होने वाला नहीं है, यह 2-3 दिन का तमाशा है, खाओ पी लो मौज करो, ठीक है, ऐसा उन्होंने कहा। और आनंद मठ तथा वंदे मातरम के जो लेखक हैं, आपको ध्यान होगा, वो थे बंकिम चंद्र। उन्होंने बंकिम चंद्र की जो एक पत्रिका थी, बम्बई की एक पत्रिका थी हिंदू प्रकाश, उसमें उन्होंने क्या लिखा, नेतृत्व पर टिप्पणी की, उपलब्धियों पर। मैं कहना चाहता हूं कांग्रेस के उद्देश्य क्या हैं, भ्रामक हैं, रास्ते गलत हैं, उपलब्धियां शून्य हैं, और कुछ नेता अविश्वसनीय है। संक्षेप में यदि यह कहा जाए कि हमारा नेतृत्व अंधे नहीं तो काणे अवश्य कर रहे हैं, असत्य नहीं होगा। बहुत अच्छा लिखा इन्होंने, ये थोड़ा याद रखना, आप इंटरेस्टिंग भी है, याद भी रह जाएगा। इसी तरह तिलक ने क्या कहा, तिलक ने चापलूसों का सम्मेलन, अंग्रेजों के चापलूसों का सम्मेलन कहा कांग्रेस को, और कांग्रेस अधिवेशनों को छुट्टियों का मनोरंजन भी कहा। ये याद रख सकते हैं आप। तो ये लाला लाजपत राय ने शिक्षित भारतीयों के वार्षिक राष्ट्रीय मेले का नाम दिया। कुल मिलाकर जो है उपलब्धियां नहीं के समान थी। सरकार उनकी मांगे मानने की बजाय और अधिक कठोर होती चली गई। परिणाम स्वरूप युवा वर्ग का कांग्रेस की नीति और कार्यविधियों से विश्वास उठ गया। और कठोर नीतियां और शक्तिशाली नीतियां अपनाने पर जोर देने की बाध्यता आने लगी। तो 1892 का जो अधिनियम था उसके प्रति असंतोष ने भी उग्र राष्ट्रवाद को जन्म दिया। कैसे? इससे उदारवादी भी हालांकि संतुष्ट नहीं थे, और इस अधिनियम से भारतीय सदस्यों को विशेष अधिकार भी नहीं मिले, न ही जनता को प्रतिनिधि चुनने का अधिकार मिला। तो कुल मिलाकर मिला कुछ नहीं। चुनाव प्रक्रिया शुरू की गई, परंतु जटिल व अपरोक्ष थी। इस नीति को देखकर अनेक भारतीयों को महसूस हुआ कि जो ये विनम्र जो तरीके हैं, विनम्र जो आंदोलन है, इससे अधिकार नहीं मिलेंगे, अधिकार प्रदान नहीं होंगे, नहीं अधिकार प्रदान करेगी सरकार। तो लेकिन जो उदारवादी थे फिर वो लगातार उसके बावजूद भी संवैधानिक तरीकों में ही विश्वास रख रहे थे, उन्हें मांग कर रहे थे, और मिल कुछ रहा नहीं था सरकार का, बल्कि ध्यान बिल्कुल भी इनकी तरफ नहीं था। तो अनेक युवा नेता बाध्य होकर नए जो तरीके हैं उनकी तरफ खोजने लगे, उनकी तरफ देखने लगे कि भाई इस तरह से तो काम चलने वाला नहीं है। तो अगला जो बिंदु है इस वीडियो का वो है अंग्रेजी राज की प्रकृति की सही पहचान। हालांकि इस पहचान को कराने का कार्य तो उदारवादी ने ही किया, उदारवादी ही इसमें सक्सेस हुए थे।
उन्होंने तथ्यों से, आंकड़ों से और काफ़ी चीज़ों से जो है भारत की गरीबी का जो कारण है उसको क्या बताया, अंग्रेज़ों की जो औपनिवेशिक नीतियां हैं ये साबित कर दिया कि औपनिवेशिक जो नीतियां हैं उसके कारण ही हम भारत जो है गरीब होता जा रहा है। नौरोजी ने स्पष्ट किया कि अंग्रेज दिन रात लूट रहे हैं भारत को। धन निकासी या धन निष्कासन या धन बहिर्गमन का सिद्धांत भी इन्हें न दिया। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। वेरी इंपॉर्टेंट। आर.सी. दत्त की पुस्तक थी इकोनॉमिक हिस्ट्री ऑफ इंडिया। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, पुनः बता रहा हूँ, इकोनॉमिक हिस्ट्री ऑफ इंडिया। इकोनॉमिक हिस्ट्री ऑफ इंडिया में अंग्रेजों की जो भू राजस्व नीति थी या अन्य जो नीतियां थी उनका मूल्यांकन किया। रानाडे ने भी मूल्यांकन किया, समीक्षा की, और उन्होंने बताया कि केवल गरीबी के साथ साथ जो सैनिक खर्च है, भेदभावपूर्ण जो आयात निर्यात नीति है, खर्चे हैं, ठीक है, कोई भी खर्च है, गृह खर्च है या अन्य खर्च हैं, और ये सारे जो है इस सब के लिए उन्होंने कटु आलोचना की और इनको भारत की गरीबी का एक मूल कारण बताया। उग्र राष्ट्रवादियों का मानना था कि साम्राज्यवादी शोषण भारतीयों को अपनी सरकार होने पर ही खत्म हो सकता है। शोषण खत्म केवल अपनी सरकार होने पर ही। शोषण कब खत्म होगा? जब अपना शासन आएगा, अपनी सरकार होगी, अंग्रेजी सरकार खत्म हो जाएगी। वास्तव में उग्र राष्ट्रवादियों ने उदारवादियों द्वारा प्रस्तुत आंकड़ों के आधार पर ही अंग्रेजी राज की तीव्र आलोचना की। उसको उन्होंने हथियार बनाया कि जब ये सब कुछ हो रहा है तो हम कैसे ऐसे आंखें बंद करके बैठे रहेंगे। उदाहरण के लिए राजनारायण घोष ने देशवासियों से, घोष ने क्या अपील की? राजनारायण घोष ने एक अपील की। वो अपील क्या थी? आप क्या मूर्खों की तरह यही सोचते रहे कि हमारे विदेशी स्वामी दानवीर कर्ण के वंशज हैं और वे 7 समुद्र पार करके मात्र हमारी सहायता के लिए आए हैं? तो ऐसा तो बिल्कुल भी नहीं था। बात तो उन्होंने ठीक कही। भारत में आए हैं, क्या वे अपने बर्मिंघम, लंकाशायर जो बड़े शहर थे अपने छोड़कर अपने आपके कारीगरों और शिल्पियों की देखभाल करें? कदापि नहीं। तुम्हारा कल्याण तभी होगा जब तुम संघर्ष के मार्ग पर चल पड़ोगे। मतलब संघर्ष का मार्ग अपनाना पड़ेगा और बलिदान के लिए तैयार रहना पड़ेगा, तभी तुम्हें कुछ मिलने वाला है। तो ये 3 बिंदु हो गए उग्र राष्ट्रवादियों की। जब सही पहचान हुई, इनकी असफलता ज़्यादा हुई, इस अधिनियम के प्रति असंतोष जनमानस में बढ़ा, खासकर युवा वर्ग में, तो वो एक नए तरीकों की ओर सोचने लगे। फिर चौथा बिंदु है आपका आर्थिक असंतोष। ये हम अगली वीडियो में पढ़ेंगे। काफ़ी बिंदु हैं इस क्वेश्चन के। फिर उग्र राष्ट्रवादियों की विचारधारा, तरीके, और उसके बाद उग्र राष्ट्रवादी की राजनीति, काफ़ी बड़ा लेसन है आपका ये। फिर कांग्रेस में फूट, और फिर आपका जो है उग्र राष्ट्रवादियों का मूल्यांकन हम करेंगे, और उसके बाद आपके वेरी शॉर्ट जो क्वेश्चन है वो हम करेंगे। इस पार्ट में थोड़े क्वेश्चन भी होंगे, ज़्यादा होंगे, लेकिन हम कर लेंगे। थोड़े ही हैं, इसमें तो 48 ही हैं, इतना बड़ा पार्ट है, लेकिन छोटे क्वेश्चन आपके लगातार साथ में आ रहे हैं, उनको आप इग्नोर न करें।